लास्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा इस यूनिट का, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो ये पोर्शन था रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया तो था, बट इसमें वॉइस में कुछ दिक्कत आ गई, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये इस पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। तो देख लो, सिंपल सा है रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड। सिंपल सा ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारे पास मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास मॉडिफिकेशन हो रही है, जो हो रही है कोड ट्रांसलेशनली, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के दौरान ही जो मॉडिफिकेशन हो रही थी, तो उसमें ये था कि सिग्नल पेप्टाइड का रिमूव होना। ये सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम है हमारे पास, सब जानते हैं। क्लिप्स द एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है ना। जो एन टर्मिनल में सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, क्लीव करती है हमारे पास सिग्नल पेप्टिडेज। हमने पहले भी बात कर रखा है, जरूरी नहीं है कि हर बार सिग्नल सिग्नल पेप्टाइड को क्लीव करके निकाला जाए सिग्नल पेप्टिडेज के द्वारा, ठीक है ना। बहुत बार देखा जाता है कि जो सिग्नल सीक्वेंस है वो प्रोटीन का हिस्सा रहती है, ठीक है ना। वो नहीं निकलती है, उनका क्लीवेज नहीं होता है, बट हाँ बहुत टाइम आप देखोगे तो हाँ क्लीविंग होती भी है, ठीक है। तो और नेसेंट सिक्रेटरी प्रोटीन में से हम इसको निकाल लेंगे। सिक्रेटरी प्रोटीन पता चल रहा है ना, क्यों बोल रहे सिक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है। इन मैमल्स द एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 प्रोटीन। जो मैमल्स में जो सिग्नल पेप्टिडेज है वो एक 5 प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। जो सिग्नल पेप्टिडेज है, जो सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम है मैमल्स की केस के लिए, ठीक है ना। तो जो सिग्नल पेप्टिडेज है वो बना है 5 डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के मिलने से, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 प्रोटीन्स एंड पेन के क्या हो गया, एंड द कैटालिटिक साइट कि जहाँ पे ये क्लीवेज करेगा इंक्लूड्स एन एक्टिव सेरीन रेसिड्यू, है ना। जहाँ पे ये क्लीव करेगा वहां पे आपको सेरीन रेसिड्यू देखने को मिलेगा, एक्टिव सेरीन रेसिड्यू। इट क्लीव्स एट ए, वैसे जो कैटालिटिक साइट है, कैटालिटिक साइट है, जो कैटालिटिक साइट है वो एंजाइम का, वो एंजाइम का कैटालिटिक साइट है। एंजाइम में आपको देखने को मिलेगा, एंजाइम के कैटालिटिक साइट में आपको देखने को मिलेगा सेरीन रेसिड्यू। इट क्लीव्स at a site that has small aliphatic residue at position 1 and 3। बोला जा रहा है देखो, ये हो गया आपका क्लीवेज साइट, ये हो गया आपका क्लीवेज साइट, ठीक है ना। यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे कट लगेगा, तो वही बोला जा रहा है कि इट क्लीव्स एट ए साइट, उस जगह पे कट लगेगी that has small aliphatic residue like glycine, alanine, valine, ठीक है ना। स्मॉल एलिफेटिक रेसिड्यू एट पोजीशन 1 and 3 मींस कि क्लीवेज साइट से जस्ट पहले वाला पोजीशन नंबर 1 कहलाएगा, ये रहा पोजीशन नंबर 2, ये रहा पोजीशन नंबर 3। तो ये वहां पे कट लगाएगा, वहां पे पोजीशन नंबर 1 से जस्ट पहले, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि it lives at a site that has small aliphatic residue at position number 1 and position number 3। अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्लीवेज साइट है, अगर ये क्लीवेज साइट है तो ये हमारा पोजीशन नंबर 1 कहलाएगा। जस्ट पहले वाला जो अमाइनो एसिड है क्लीवेज साइट से जस्ट पहले वाला जो अमाइनो एसिड है तो उस पोजीशन को पोजीशन नंबर 1, दो पहले मींस ये वाला, ये पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पे आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, आपको एलिफेटिक रेसिड्यू, स्मॉल एलिफेटिक रेसिड्यू लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ठीक है ना। लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। अब देखो, हाँ ये चीज देख लिया। नॉर्मली
4 to 6 रेसिड्यू फ्रॉम द एंड ऑफ द हाइड्रोफोबिक कोर। जो हाइड्रोफोबिक कोर है, जो सिग्नल पेप्टाइड का जो हाइड्रोफोबिक कोर है, उससे 4 to 5 रेसिड्यू बाद, ठीक है ना, 4 to 5 residue from the hydrophobic end of the hydrophobic 4 to 5 sorry 4 to 5 residue from end of the hydrophobic core। हाइड्रोफोबिक कोर का जो एंड है, हाइड्रोफोबिक कोर का ये रहा एंड, इधर एंड है, इससे 4-5 रेसिड्यू आगे, इससे 4-5 रेसिड्यू बाद कट किया जाएगा जनरली, ठीक है ना। तो दो टर्म में हमने देख लिया कि हाइड्रोफोबिक कोर के टर्म में क्या होगा और जो क्लीवेज साइट होगा उसके आसपास क्या रहेगा। क्लीवेज साइट की पोजीशन नंबर 1 पे आपको क्लीवेज साइट से पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा स्मॉल एलिफेटिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिक कोर के 4 to 6 अमाइनो एसिड बाद इसको कट किया जाता है जनरली, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रोटीन की। अगला हमारा 8.7 बात करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इन ईआर। देखो, प्रोटीन फोल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईआर। प्रोटीन को मोड़ना जरूरी है। अब प्रोटीन तो हमने बना लिया, हमने प्रोटीन तो बना ली हमने पॉलीपेप्टाइड चेन तो बना ली, बट उसका फोल्डिंग जरूरी है। जब तक वो फोल्ड नहीं करोगे, तो वो फंक्शन लेवल नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फोल्डिंग बहुत जरूरी है। इट हैज एन असॉर्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स होती है ईआर में जो असिस्ट करती है फोल्डिंग और असेंबली ऑफ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, ठीक है ना। जो प्रोटीन बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना होता है ना, ठीक है, बात कर रखा हमने। तो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के केस में उसकी असेंबली में हेल्प करती है, ठीक है ना, और प्रोटीन के फोल्डिंग में हेल्प करती है। द प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट। जो प्रोसेस है बहुत एफिशिएंट होता है। ये 3 से 4 मिनट लेता है एक 30 किलो डेल्टन की प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए। एक 30 किलो डेल्टन वाली प्रोटीन, एक 30 किलो डेल्टन की जो प्रोटीन है, ठीक है ना, मोलिकुलर वेट है, 30 किलो डेल्टन की प्रोटीन को फोल्ड करने में 3 से 4 मिनट लगता है। अब आगे देखो, द ईआर ल्यूमेन हैज ए मोर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ईआर की जो ल्यूमन है वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है उसका जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है कंपेयर टू दी साइटोसोल। साइटोसोल का जो एनवायरनमेंट है वो भी ऑक्सीडाइजिंग है, बट ईआर का जो ल्यूमन का जो एनवायरनमेंट है वो मोर ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। दैट हेल्प्स मेंटेनिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए जरूरी है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट का होना, ठीक है ना। क्यों? जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो बनते हैं सिस्टीन रेसिड्यू के कारण, ठीक है ना। सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, और ये होता है किससे? सिस्टीन का ऑक्सीडेशन होने के कारण। सिस्टीन रेसिड्यू ऑक्सीडाइज होके डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट मींस वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। The main player involved in folding are molecular caprions। कुछ प्रोटीन्स होती हैं कैप्रियंस प्रोटीन, ठीक है ना, कैप्रियंस प्रोटीन होती है हमारे पास, और हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ठीक है ना, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज पीडीआई। कैप्रियंस आर प्रोटीन्स नहीं है, कैप्रियंस आर एक क्लास ऑफ प्रोटीन। दिस इज नॉट ए इंडिविजुअल प्रोटीन कि कोई एक इंडिविजुअल प्रोटीन है इसका नाम है कैप्रियन ना। इट इज ए क्लास ऑफ प्रोटीन जिसके अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आती हैं, ठीक है ना। तो कैप्रियंस में कुछ एग्जांपल दे रखा है BIP, HSP70, HSP40 हीट सॉकिंग प्रोटीन, HSP बात करेंगे भी हम आगे।
तो हमें बस इतना याद रखना है, कैप्रियोन्स इज नॉट ए सिंगल प्रोटीन, इट इज ए क्लास ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। और प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज पीडीआई एंजाइम है। पेप्टिडाइल प्रो प्रोलाइल आइसोमरेज, ठीक है ना, पीपीआई बोला जाता है इसको, पेप्टिडाइल प्रोलाइल आइसोमरेज, 6 ट्रांस भूल जाओ। फोल्डेज, ये आपके पास कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, जो हेल्प करती है प्रोटीन के फोल्डिंग में। दीज एंजाइम्स विल बी कवर्ड इन डिटेल इन कोर्स प्रोटीन बीबीसीजीटी 105 में हम इन सारे एंजाइम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बस हम देख लेंगे क्या चीजें कैसे काम कर दी, प्रोटीन की फोल्डिंग में कैसे हेल्प कर दी है ये, ठीक है ना। द प्रोटीन फोल्डिंग पाथवे इज सिस्टमेटिकली डिपिक्टेड इन फिगर 8.10, देखेंगे अभी हम, एक सेकेंड। तो देखो, जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है, जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है, समय बीतने पे वो क्या होती है, उनमें फोल्डिंग देखने को मिलता है। पहले तो वो खुद ही फोल्ड होती है बिना किसी की हेल्प लिए, ठीक है ना। देन वो कैप्रियंस की हेल्प से फोल्ड होती हैं। देन जो इनकम्प्लीट फोल्डिंग वाले हैं प्रोटीन है, ठीक है ना, जो कम्प्लीटली फोल्ड नहीं हो पाए, जो मिस फोल्डेड प्रोटीन हो गए, ठीक है ना, उनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है प्रोटीजोम के द्वारा, सो डेट आपको प्रोटीन का एग्रीगेशन देखने को ना मिले, ठीक है ना। द ईयर ल्यूमेन इज एनरिच्ड इन मोलिकुलर कैप्रियंस, जाना हमने, जो प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, जो प्रोटीन अनफोल्डेड रह गई है या जिनमें फोल्डिंग सही ढंग से नहीं हो पाई है, उनको एग्रीगेट करने से रोकती है, ठीक है। एंड फैसिलिटेट देयर करेक्ट फोल्डिंग, उनके करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट माइक्रो इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट क्या बता रहा है, जो मोलिकुलर कैप्रियंस है इन दी ईयर ल्यूमेन, वो क्रिएट करती है कुछ इन्वायरमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो पीएच को रेगुलेट कर दी है, ठीक है ना, वो ल्यूमेन के पीएच को रेगुलेट कर दी है, आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर दी है, रिडॉक्स कंडीशन को रेगुलेट कर दी है, ठीक है ना, जो कि एसेंशियल है प्रोटीन के फोल्डिंग के लिए, ठीक है। ल्यूमन का जो इन्वायरमेंट है उस चीज़ को वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। ल्यूमन का पीएच मेंटेन करके रख रहा है, ल्यूमन में पाए जाने वाले आयंस, उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसकी है, ठीक है। रिडॉक्स की कंडीशन को मेंटेन करके रखे, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बना के रखे, ठीक है। तो हाँ, तो ये फैसिलिटेट करती है, माइक्रो इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करती है। The caprions are grouped in several subfamilies. Many of them is HSP40, आपने सुना होगा, HSP60, HSP70 हीट शॉकिंग प्रोटीन, ठीक है ना। तो जो कैप्रियंस होती हैं वो ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना, कैप्रियंस प्रोटीन ग्रुप में होते हैं, एग्जिस्ट इन प्री असेंबल्ड, पहले से ये असेंबल्ड होते हैं, पहले से ये क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं, मल्टी कैप्रियंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये सारे कैप्रियंस हैं, HSP40, HSP60, HSP70, ये तीनों ही कैप्रियंस हैं। ये तीनों ही क्या करते हैं, मल्टी सब यूनिट हैं, और ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रखते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल काम नहीं करते, ये नहीं कि HSP40 इंडिविजुअली काम कर रहा है, ठीक है ना। HSP40 इंडिविजुअली प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प नहीं करता, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स बना करके रोल प्ले करते हैं अपना। इट इज रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटेड कैटालिसिस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग की प्रोसेस को फास्ट अप कराना, ठीक है ना, उसको प्रोसेस को कराना भी, ठीक है ना। जो आपके पास कैप्रियंस हैं वो प्रोटीन फोल्डिंग के पूरे प्रोसेस को फास्ट अप कराती हैं, कैटालिसिस, ठीक है ना, कहाँ गया, कैटलाइज कराती है, मीन्स प्रोसेस को फास्ट कराएंगी और प्रोसेस को होने में हेल्प करेंगी, वो तो है ही। द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, प्रोटीन की फोल्डिंग में हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। ये एनर्जी आएगा कैसे, कैप्रियंस बाइंड करेंगे एटीपी से और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है ना। कैप्रियंस हाइड्रोलिसिस कराएंगे एटीपी का, ठीक है ना, बाय बाइंडिंग टू एटीपी,
कैप्रियंस एटीपी से बाइंड करेंगे और उसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसका, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी टू सपोर्ट प्रोटीन फोल्डिंग, जो हमें एनर्जी चाहिए प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्रियंस नेवर वर्क इन आइसोलेट। कैप्रियंस कभी इंडिविजुअली काम नहीं करते, आइसोलेटेड कंडीशन में काम नहीं करते, रेदर दे एक्ट इन कंबाइंड टू असिस्ट इन फोल्डिंग। वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। वो कभी इंडिविजुअली आइसोलेट कोई एक आप बोल दोगे HSP40 प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है इंडिविजुअली आइसोलेट होके ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कैप्रियंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और वो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। इट इज हाउएवर स्टिल अनक्लियर दैट व्हाट स्पेसिफिकली डू दीज कैप्रियंस रिकॉग्नाइज। प्रोटीन की फोल्डिंग कर दी है, मान लो हमारे पास ये प्रोटीन है, ये हमारे पास प्रोटीन है, जस्ट बना, ठीक है ना, ह्यूमन में जस्ट हमारे पास ये प्रोटीन एंटर की। अब जो हमारे पास कैप्रियंस का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा इस प्रोटीन को, कैसे वो रिकॉग्नाइज करता है, हाउ डू दे रिकॉग्नाइज, ठीक है ना, एंड हाउ दे नो दैट ए प्रोटीन इज प्रॉपरली फोल्डेड, कि कोई प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो चुका है और उसको वो रेडी है ईआर को एग्जिट करने के लिए, कैसे पता चलता है उसको कैसे पता, वो रिकॉग्नाइज कैसे करता है, पहली बात तो वो प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, चलो रिकॉग्नाइज कर लिया, फोल्ड कर लिया, तो उसको कैसे पता चला कि हाँ अब ये कम्प्लीटली फोल्ड हो चुका है और ये ईआर से बाहर एग्जिट ले सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है, ये चीज़ें अभी हमें पता नहीं चली है, ठीक है ना, इनके बारे में अभी भी रिसर्च करी जा रही है। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम कैप्रियंस टू अदर एंजाइम्स नोन एज पीडीआई एंड पेप्टिडाइल प्रोपाइल आइसोमरेज, ये दोनों एंजाइम है जो काम करती है। जो पीडीआई है, ठीक है ना, जो पीडीआई है वो रीसफल करती है डाइसल्फाइड बॉन्ड को, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, पीडीआई प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, ये क्या करती है, रीसफल करती है डाइसल्फाइड बॉन्ड को, ठीक है ना। अब रीसफलिंग का मतलब तो पता होगा ना, ठीक है ना, मान लो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इधर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, इधर कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या करेंगी ये, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेंगी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को में कुछ चेंज आएगा, अब वापस से जोड़ देंगी, ठीक है, तोड़ना जोड़ना सिंपल सा है, रिशफल कर रहा है। एज प्रोटीन फोल्डिंग प्रोग्रेसेस व्हाइल द आइसोमरेसिस चेंजेस द आइसोमरेसिस, यहाँ पे बात किया जा रहा है पेप्टिडाइल प्रोलाइल पेप्टिडाइल प्रोलाइल आइसोमरेज के बारे में। तो पेप्टिडाइल प्रोलाइल आइसोमरेज हम सिंपली बात करते हैं पीपीआई। जो पीपीआई है वो क्या करती है, वो चेंज करती है ट्रांस पेप्टाइड को, किसमें बॉन्ड लिंकिंग प्रोलिन रेसिड्यू टू सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करती है। देखो क्या मतलब है, जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अगर पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इधर की ओर आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप जो भी प्रोटीन चेन आगे जोड़ते जाना, ये हमारे पास हम एक पेप्टाइड बॉन्ड को देख रहे हैं, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है, बाकी आपके पास ग्रुप जुड़ी हुई है, तो ये आपको दिख रहा होगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको सिस भी देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, जब आपके पास प्रोलीन होता है, जब आपके पास ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है आपके पास क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है, तो मान लो ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रोलीन, यहाँ पे प्रोलीन है, ठीक है ना, तो प्रोलीन के कारण बन रहा है, तो यहाँ पे आपको सिस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। जो प्रोलीन है वो सिस और ट्रांस दोनों ही फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, आर, ठीक है। अरे ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, छोड़ो ये समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसे समझो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफान, ऐसे कुछ समझ लो। तो आप देखो, आप इस बॉन्ड को देखो, आप इस बॉन्ड को देखो, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा होगा
कि एक जो आर ग्रुप है वो नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर, तो आपको दिख रहा होगा अपोजिट हैं दोनों ग्रुप्स, दोनों आर ग्रुप अपोजिट है, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखा होगा। और सिस भी आप समझ रहे हो, वी जी इधर आप डाल दो ए, ठीक है। आपके पास क्या बात करते हैं हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोलीन होगा, ग्लाइसिन, ठीक है, ल्यूसीन, कुछ भी मान लो। तो अब आपको दिख रहा होगा ये सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो वही बातें हैं कि जब आपके पास पेप्टाइड चेन में, आपके पास आ जाती है क्या, प्रोलीन। जब प्रोलीन आ जाती है, ठीक है ना, जब प्रोलीन रेसिड्यू आती है तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही बना सकती है, ठीक है ना। तो मान लो जो प्रोलीन है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बना रही है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बना के रखी है, ठीक है ना। तब जब हमारे एंजाइम आएगा, पीपीआई, पेप्टिडाइल प्रोलाइल आइसोमरेज, ठीक है ना। जब हमारे पास एंजाइम आएगा पीपीआई, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट कर देगा सिस फॉर्म में, ठीक है। देखो, फाइनली द करेक्ट फोल्डेड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड इन वेसिकल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, बताया तो नहीं गया, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, जनरली आपको पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। बट जो सिस जो आपके पास सिस कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है जब आपके पास लाइसिन रेसिड्यू पाया जाता है, ठीक है ना, सॉरी, जब आपके पास प्रोलीन रेसिड्यू पाया जाता है। जहाँ पे आपको प्रोलीन रेसिड्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जिस पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको प्रोलीन रेसिड्यू देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जो एंजाइम है आपके पास पीपीआई चेंज करता है ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज प्रोलीन रेसिड्यू टू सिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फाइनली द करेक्ट फोल्डेड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड इन वेसिकल में पैक कर दिया जाता है और सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ भेज दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, आगे की प्रोसेसिंग के लिए एंड ट्रैफिकिंग के लिए। It is known that change in polypeptide sequence due to mutation may drastically affect the folding efficiency, leading to conformational defect. कुछ पॉलीपेप्टाइड में कुछ ऐसे चेंजेस जो क्या करती हैं, जो म्यूटेशन की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ डिजीज़ देखने को मिलता है, वो कुछ डिजीज़ कॉज करने लग जाती है, कुछ गलत तरीके से वो फोल्ड हो चुकी है। मान लो कि कुछ गलत फोल्ड हो गया, कुछ ऐसा चेंज जो म्यूटेशन ला रहा है और वो ड्रास्टिकली अफेक्ट कर रहा है प्रोटीन की फोल्डिंग एफिशिएंसी को, जिसकी वजह से हमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ डिजीज देखने को मिलते हैं। इन सच सिचुएशन जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो क्या कहते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन आर रिटेन्ड इन द ईआर में रखा जाता है एंड सब्सिक्वेंटली डिग्रेडेड इनटू द साइटोसोल, फिर उसको साइटोसोल में भेज के वहाँ पे उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है ना, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। प्रोटियोसोम यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, ओके। ईआर में ही रखने का मतलब है, रिटेन्ड इन ईआर का मतलब है कि इसको गोल्जी बॉडी मीन्स आगे फर्दर प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए आगे प्रोसीड नहीं किया जाता है, इनको ईआर से हम साइटोसोल में भेजेंगे जहाँ पे प्रोटियोसोम क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा। सम वेरिएंट ऑफ ह्यूमन डिजीज इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फैमिलियल हाइपर क्लोरेस्टेरोलिमा एंड इवन डायबिटीज़, जो ये कुछ डिजीज़ हैं, ये देखा गया है कि ये ईआर के फंक्शनिंग में डिफेक्ट के कारण होती है। ईआर का सही ढंग से काम ना करना, इनके वजह से ये तीनों डिजीजेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है।
अब ईआर का सही ढंग से काम ना करने का क्या मतलब है कि प्रोटीन का सही ढंग से फोल्डिंग नहीं हुआ। प्रोटीन का सही ढंग से फोल्डिंग नहीं हुआ। अगर मान लो सही ढंग से फोल्डिंग हुआ तो प्रोटीन का सही ढंग से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, वो ईआर को सही से एग्जिट नहीं कर पा रहा है, ईआर से वो गोल्जी बॉडी में प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, एक्यूमुलेशन होने लग जा रहा है करेक्ट फोल्डिंग के बावजूद भी। ठीक है, तो ईआर के फंक्शनिंग में डिफेक्ट के कारण कुछ डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं। और प्रोटीन की फोल्डिंग में अगर डिफेक्ट आ गया, प्रोटीन की फोल्डिंग में कुछ चेंज आ गया, ठीक ना, वो जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है तो वो तो करेगा ही, डिजीज को वो शो करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर म्यूटेशन म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ज़्यादातर म्यूटेशन, ठीक है, 99.9% जो म्यूटेशन होती है वो हार्मफुल ही होती है। तो बात करते हैं अब हम क्वालिटी कंट्रोल इन द ईआर। ठीक है, द प्रोटीन्स डेट आर प्रॉपरली फोल्डेड एंड असेंबल्ड, जो सही ढंग से फोल्ड हो चुके हैं, उनकी असेंबली हो चुकी है मल्टी सेप यूनिट प्रोटीन की, ठीक है ना, दे आर अलाउड टू एग्जिट दी ईआर, वो ईआर को अब एग्जिट कर सकते हैं, ईआर से बाहर जा सकते हैं इन वसाइकल, ठीक है ना, वसाइकल में पैक होकर वो गोल्जी बॉडी में एंटर करेंगे। जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है, जो इनकरेक्टली असेंबल्ड प्रोटीन है, ठीक है ना, वो बाउंड हो जाएंगे कैप्रियोन्स से, ठीक है ना, कैप्रियोन्स उनसे बाउंड होंगे ऐसे प्रोटीन से, ठीक है ना, इन अटेम्प्ट टू ट्राई एंड फोल्ड देम इन देयर नेटिव कॉन्फर्मेशन। अभी और एक चांस मिल रहा है, अभी जो ये इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है, ये तो इनकरेक्टली असेंबल्ड प्रोटीन है, इनको और एक चांस मिल रहा है कि ये थोड़ा सही ढंग से फोल्ड हो जाएं, ये अपने नेटिव कन्फर्मेशन को अचीव कर लें, ठीक है ना, और दे आर टारगेटेड फॉर डिग्रेडेशन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल सा एक ही लास्ट उपाय है हमारे पास, इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, कैप्रियंस आई मिस फोल्डेड प्रोटीन से जुड़ गए, दिस इज नोन एज दी क्वालिटी कंट्रोल, इस चीज़ को क्वालिटी कंट्रोल कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि चेक करना कि जो प्रोटीन मिसफोल्डेड है उनको गोल्जी में आगे नहीं भेजना, ठीक है, उनको क्या करना, वापस से सही वे में उनको फोल्ड करने की कोशिश करना। ये तो अगर नहीं हो पा रहे तो उनको डिग्रेड कर दो। दी प्रोटीन दैट डू नॉट करेक्टली that do not fold correctly are retained by addition of glucose residue by ER ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम है जो ER में पाया जाता है, जो क्या करता है, जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल से, मिस फोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल से ग्लूकोज को जोड़ देगा। ये मिस फोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इससे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज रेसिड्यू को ऐड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो ईयर में है। अब क्या होगा, एक ग्लूकोप्रोटीन विद वन और मोर ग्लूकोज, अब ये तो ग्लूकोप्रोटीन हो गया, एक या एक से ज़्यादा ग्लूकोज जोड़ रखे हमने ग्लूकोज रेसिड्यू इज बाउंडेड टू कैप्रियोन दैट इज एंकर्ड टू द ईआर मेम्ब्रेन। इससे जुड़ा हुआ है कैप्रियोन, इससे जुड़ा हुआ है कैप्रियोन, ठीक है ना, और वो क्या किया हुआ है, इस पूरे प्रोटीन को, इस पूरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को इस पूरे ग्लूकोप्रोटीन को जोड़ा हुआ है कहाँ से, ईआर की मेम्ब्रेन से। एज लॉन्ग एज द ग्लूकोप्रोटीन हैज़ ग्लूकोज रेसिड्यू, जब तक इस ग्लूकोप्रोटीन में ये ग्लूकोज रेसिड्यू हैं, जब तक ये ग्लूकोज रेसिड्यू प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक ये ग्लूकोज रेसिड्यू प्रेजेंट है, ये रिमेन रहेंगे ईआर में, ये ईआर में ही रहेंगे, ठीक है ना, अभी ये ईआर से बाहर नहीं जाएंगे डिग्रेड होने, जब तक ये ग्लूकोज मोलिक्यूल हमने अटैच कर रखा है, ये अभी ईआर के अंदर ही रहेंगे, ये डिग्रेडेशन के लिए साइटोसोल में नहीं जाएंगे। इंडीड सेवरल राउंड ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, कुछ राउंड ग्लाइकोसाइलेशन हम कर लेंगे, ठीक है। आगे अगर इस चीज़ को हम सही ढंग से फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डी ग्लूकोसाइलेशन करेंगे, ग्लूकोज को हटा देंगे। अगर इन दी ईआर डी ग्लूकोसाइलेशन होगा, ग्लूकोज को हटाया जाएगा। व्हेन ऑल अटेम्प्ट्स टू फोल्ड ए प्रोटीन डू नॉट सक्सीड, ठीक है ना, जब ये मिस फोल्डेड प्रोटीन को सही ढंग से फोल्ड करने के हमारे सारे अटेम्प्ट फेल हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम डी ग्लूकोसाइलेशन करेंगे, इस ग्लूकोज मोलिक्यूल को रिमूव कर देंगे। देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। अब बोलेंगे भाई तू फाइनली साइटोसोल में चले ही जा,
ठीक है ना। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, इस चीज़ को बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। किसको? मिसफोल्डेड प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन ईआर से लेके साइटोसोल में फॉर देयर डिग्रेडेशन, ठीक है ना। बाय बाय आप बताओ कौन करेगा डिग्रेडेशन में कौन यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। फॉर डिग्रेडेशन अब तो नाम आ ही गया, प्रोटियोजोम, ठीक है ना, प्रोटियोजोम के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाएगा। दैट डिग्रेड्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, ठीक है ना, प्रोटीन जिस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है ना, अमाइनो एसिड रेसिड्यू में उनको तोड़ दिया जाएगा। फंक्शनिंग एट न्यूट्रल पीएच, और ये जो डिग्रेडेशन होता है ये न्यूट्रल पीएच पे होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे पाया जाता है न्यूट्रल पीएच? हमारा साइटोसोल का पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है, ठीक है ना। अब देखो, अनदर क्वालिटी कंट्रोल ऑपरेट्स बाय वे ऑफ रिटर्निंग ईआर रेसिडेंट प्रोटीन बैक फ्रॉम द गोल्जी। मीन्स हमने ईआर से प्रोटीन को भेजा गोल्जी में, ईआर से प्रोटीन को हमने भेजा गोल्जी में, हमने बोला प्रोटीन तुम चले जाओ गोल्जी बॉडी के पास, तो प्रोटीन को हमने गोल्जी बॉडी में भेज दिया। अब ये प्रोटीन वापस आ जाएगा हमारे पास ईआर में, ठीक है ना। अब इस चीज़ के लिए भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल है। तो ऐसे प्रोटीन के जो सी टर्मिनस होता है, ठीक है ना, सी टर्मिनस ऑफ दिस प्रोटीन हैव टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है ना, 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखें, KDEL, ठीक है ना, KDEL, और कुछ सीक्वेंस होते हैं HDEL और RDEL। KDEL यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है K फॉर लाइसिन, D फॉर एस्पर्टिक एसिड, E फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड L फॉर ल्यूसीन, ठीक है। तो सी टर्मिनस कौन सी प्रोटीन जो ईआर से गोल्जी गई थी और गोल्जी से वापस ईआर में आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोटीन के सी टर्मिनस में हमें टेट्रा पेप्टाइड सीक्वेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। KDEL, HDEL, RDEL, ठीक है ना, कुछ टेट्रा पेप्टाइड सीक्वेंस देखने को मिलता है, ठीक है। काम देखेंगे अभी इसका, और रिलेटेड सीक्वेंस हमने बता दिया दोनों सीक्वेंस, और ठीक है ना, दैट सर्व एज रिट्रीवल टैग, ठीक है ना, ये रिट्रीवल टैग के जैसे काम करते हैं। ईयर इसको पहचानता है ऐसे इनको, ठीक है ना, जैसे गोल्जी बॉडी ही पहचान लेगा। जैसे ये वाली प्रोटीन गोल्जी बॉडी में जाएंगी तो गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट कुछ रिसेप्टर हैं जो इस टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस को पहचानेंगे और उससे बाइंड हो जाएंगे ऐसे प्रोटीन से, और वहाँ पे गोल्जी बॉडी में इस प्रोटीन में जो भी मॉडिफिकेशन होनी थी वो होने के बाद ये टैग काम करेंगी। ये जो रिसेप्टर अटैच हुई थी हमारे टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस से, ये रिसेप्टर इस पूरे प्रोटीन को कहाँ पे लेके आ जाएंगी? ईआर के पास वापस, ठीक है ना। इट डज नॉट ब्लॉक द डिपार्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर। मतलब समझो, पहले तो ये वाली प्रोटीन ईआर के अंदर थी ना, पहले ये वाली प्रोटीन ईआर के अंदर थी, ठीक। अब ईआर से अभी भी तो ये सीक्वेंस है ये ना, ठीक है ना, अभी भी इस प्रोटीन में वो सीक्वेंस है टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस जो हम बात करें, KDEL सीक्वेंस है अभी भी, लेकिन ये अभी चले गई कहाँ पे? गोल्जी बॉडी में। तो ये जो सीक्वेंस है ये इसको ब्लॉक नहीं करता है कि तुम ईआर से निकल जाओ। ईआर से डिपार्चर होके जो ये गोल्जी बॉडी में गई तो ये इस चीज़ को ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। वंस दे रीच दी सिस फेस ऑफ गोल्जी टर्मिनल में जैसे ये जाते हैं, जो सी टर्मिनल सीक्वेंस है वो रिकग्नाइज कर लिया जाता है कुछ रिसेप्टर के द्वारा, कुछ मेम्ब्रेन रिसेप्टर के द्वारा जो गोल्जी बॉडी में ही है, ठीक है। एंड देन द कॉम्प्लेक्स इज देन रिटर्न इन वसाइकल। जो ये प्रोटीन है उससे कुछ रिसेप्टर आके जुड़ गई और ये पूरा कॉम्प्लेक्स वापस से क्या हो जाएंगी? वसाइकल में पैक होके ईआर में आ जाएंगी, ठीक है ना। दिस प्रोटीन इज रिलीज फ्रॉम द रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर जुड़ा हुआ है, प्रोटीन जुड़ा हुआ है, रिसेप्टर और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं, ये ईआर के अंदर आ गए, ठीक है ना, ईआर में आ गए। अब ये दोनों वापस से अलग अलग हो जाएंगे इन दी ईआर ल्यूमेन ड्यू टू डिफरेंस इन पीएच। देखो, जब आपके प्रोटीन से रिसेप्टर जुड़ा गोल्जी बॉडी में, तो गोल्जी बॉडी का पीएच स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा एसिडिक है,
ठीक है ना। और ई आर का पीएच न्यूट्रली मान के चलो, न्यूट्रल है, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी में था, ये तो मस्त जुड़ा हुआ था, ये रिसेप्टर मस्त जुड़ा हुआ था प्रोटीन से, लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स आया ईआर में, तो पीएच के डिफरेंस के कारण ये दोनों चीज़ें अलग हो गई, ठीक है ना। पीएच का डिफरेंस है दोनों कंपार्टमेंट में, ईआर में और गोल्जी बॉडी में पीएच का डिफरेंस है। तो पीएच के डिफरेंस, पीएच में अंतर आने की वजह से ये दोनों रिसेप्टर और प्रोटीन आपस में अलग अलग हो गई। इट इज़, और जो रिसेप्टर है वो वापस अब चले जाएंगे रिसाइकल होकर गोल्जी बॉडी में। इट इज़ लाइकली दैट these protein may be modified by enzymes present only in गोल्जी। ये प्रोटीन गई ही क्यों थी गोल्जी बॉडी में, जब ये ईयर के अंदर ही आना था इसको, तो गोल्जी बॉडी में क्यों गई थी? क्योंकि इस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, और इस मॉडिफिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो गोल्जी बॉडी में ही प्रेजेंट है, तो उनको वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी के पास जाना पड़ेगा। तो गई वहाँ, मॉडिफाइड हुआ, कुछ रिसेप्टर आके जुड़ा टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस से, और वो उसको डायरेक्ट किया ईयर की ओर। ईआर में आती वो टेट्रापेप्टाइड सीक्वेंस अलग अलग हो गया, क्यों? क्योंकि पीएच का डिफरेंस है, ईआर और गोल्जी बॉडी के पीएच का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो एंजाइम्स, वो जो आपके पास रिसेप्टर है वो अलग अलग हो गई, वो रिसेप्टर वापस से रिसाइकल होके चली जाएंगी कहाँ पे? गोल्जी बॉडी में। एंड देन रिट्रीव बैक, जो आपके पास प्रोटीन थी वो वापस ईआर में आ गई, गोल्जी बॉडी में गई थी वो मॉडिफिकेशन के लिए, और रिट्रीव बैक होके वो वापस कहाँ पे आ गई? ईआर में, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या? एक्विजिशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंकर। तो अब बात कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है ना, एक्विजिशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंकर। देखो, जो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है ना, आर ऑल्सो एंकर्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, जीपीआई एंकर, ठीक है ना। कुछ प्रोटीन है यूकैरियोटिक में भी, ठीक है ना, जो कुछ प्रोटीन है, ठीक है ना, कुछ प्रोटीन है जो क्या करती हैं, जो जीपीआई एंकर के थ्रू, जो जीपीआई एंकर के थ्रू किससे? मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। बेसिकली हम यूकैरियोटिक की ही बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक को साइड ही रखो, ठीक है ना। तो जीपीआई एंकर के थ्रू कुछ प्रोटीन्स हैं जो जुड़ी होती हैं सेल की सरफेस से, ठीक है ना, वो एंकर होती है सेल की सरफेस से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, थ्रू जीपीआई एंकर, हमने बात कर रखा है, ये चीज़ हम जानते हैं। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ जीपीआई एंकर, ठीक है ना, जीपीआई एंकर was speculated with the discovery that bacterial phospholipase C, कुछ एक इंजाइम है, आपको यहाँ पे ध्यान देना, एक इंजाइम है फोस्फोलाइपेज सी, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया में एक इंजाइम पाया जाता है फोस्फोलाइपेज सी, कुड रिलीज अल्कलाइन फोस्फेटेज, अल्कलाइन फोस्फेटेज फ्रॉम द मेमेलियन सेल सरफेस। देखो, ये जो अल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम है, ये जो एंजाइम है, बेसिकली एंजाइम ये प्रोटीन से ही बना हुआ है, तो ये जो एंजाइम है अल्कलाइन फोस्फेटेज, ये जुड़ा होता है मेमेलियन सेल सरफेस से, ठीक है ना। ये जो एंजाइम है अल्कलाइन फोस्फेटेज, ध्यान से सुनो, ये जो एंजाइम है अल्कलाइन फोस्फेटेज, ये जुड़ा होता है मेमेलियन सेल की सरफेस से, मेमेलियन सेल में सेल सरफेस जुड़ी होती है थ्रू थ्रू जीपीआई एंकर, ठीक है ना। अब क्या है ना, जो पहली बार हमें पता चला, पहली बार हमें जब पता चला जीपीआई एंकर के बारे में, तो कैसे पता चला? तो जैसे ही हमने देखा कि बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम है, बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज सी, तो बैक्टीरिया की जो एंजाइम है फोस्फोलाइपेज सी, वो रिमूव कर देती है, वो रिलीज कर देती है अल्कलाइन फोस्फेटेज को, ठीक है ना, वो रिमूव कर देती है अल्कलाइन फोस्फेटेज को फ्रॉम मेमेलियन सेल सरफेस, ठीक है ना, फ्रॉम द मेमेलियन सेल सरफेस। सो द लिपिड एंकर्स आर, ये तो छोड़ो, तब हमें पता चला कि जो फोस्फोलाइपेज सी है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम पाई जा रही है फोस्फोलाइपेज सी, ये रिमूव कर पा रही है अल्कलाइन फोस्फेटेज को सेल की सरफेस से। तो हमने पता चला कि हाँ, अल्कलाइन फोस्फेटेज नाम का कोई चीज़ है, कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है जो जुड़ी है सेल से। बट कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तब जाके हमें पता चला हाँ, ये जुड़ी हुई थी जीपीआई एंकर के थ्रू सेल सरफेस से, जिसको रिमूव कर दिया गया फोस्फोलाइपेज सी के द्वारा, ठीक है ना। तो तब से हमें पता चला जीपीआई एंकर के बारे में, ठीक है। तब से हमने क्या किया, स्पेकुलेट किया कि जिसको लिपिड एंकर को,
बेसिकली आपका जो ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल है, ये बेसिकली एक लिपिड है, ठीक है ना। तब हमें जाके पता चला हाँ लिपिड एंकर है कुछ जो अटैच करके रखते हैं प्रोटीन को सेल सरफेस से, ठीक है। अब आगे देखो, द लिपिड एंकर आर एक्वायर्ड पोस्ट ट्रांजिशनली इन द ईयर, ये बात हमने कर रखी है। जो लिपिड एंकर है उनको लगाया जाता है, जो जीपीआई एंकर है उसको प्रोटीन से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन से उसको जोड़ा जाता है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद। पोस्ट ट्रांसलेशनली ईयर में ये काम चलता है, बात कर रखा है हमने। द प्रोटीन हैव ए क्लीवेबल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस एट देयर सी टर्मिनस। जिस प्रोटीन पे जिस प्रोटीन पे जिस प्रोटीन पे हमें जीपीआई एंकर को लगाना होता है, जिस प्रोटीन पे जीपीआई एंकर को लगाया जाता है, उस प्रोटीन का जो सी टर्मिनल है, उस प्रोटीन का जो सी टर्मिनल है, उस प्रोटीन का जो सी टर्मिनल है, उस सी टर्मिनल में हमें कुछ हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के कुछ सीक्वेंस होते हैं, बेसिकली 17 से लेके 30 अमाइनो एसिड का रेसिड्यू, ठीक है ना, 17 से 30 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का एक सीक्वेंस पाया जाता है जो सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करता है, जो सिग्नल देता है, विच सिग्नल्स दी एडिशन ऑफ जीपीआई एंकर। ये जो 17 से लेके 30 अमाइनो एसिड रेसिड्यू हो सकते हैं, तो ये जो सिग्नल करते हैं, ये जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ये सिग्नल देते हैं कि जीपीआई एंकर को लाके इधर जोड़ो, ठीक है ना। ये सिग्नल के तौर पे काम करते हैं और ये क्लिवेबल है, ये क्लिप होकर बाहर निकल भी सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो हमें पता चला ऐसा प्रोटीन जिस प्रोटीन में जीपीआई एंकर को लगाया जाता है, तो उस प्रोटीन के सी टर्मिनस में हमें हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस देखने को मिलता है 17 से लेकर 30 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का, जो सिग्नल देता है, जो सिग्नल की तरह काम करता है, जो जीपीआई एंकर को प्रोटीन से जोड़ने के लिए सिग्नल देता है, ठीक है ना। Some of the well characterized GPI anchored protein are, कुछ GPI anchored प्रोटीन दिया गया आपके पास, DAF ट्राइपेनोसोमल वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, ह्यूमन इरिथ्रोसाइल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंड THY1, कुछ आपके पास दे रखे हैं GPI एंकर, ठीक है ना। कुछ जीपीआई एंकर आपके पास यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप सबके नाम याद करने बैठो, ठीक है ना। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जीपीआई एंकर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना, क्या है सिग्नल सीक्वेंस क्या है, ठीक है। द प्रोटीन दैट कैरी ए जीपीआई एंकर, जो प्रोटीन जीपीआई एंकर कैरी करते हैं उन प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइपिएटेड, दे आर सेड टू बी ग्लाइपिएटेड, ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइपिएटेड प्रोटीन। And such protein are targeted to the apical side of polarized cell। ऐसे प्रोटीन को हम कहाँ पे टारगेट कर देते हैं, कहाँ पे भेज देते हैं, अपाइकल साइड ऑफ पोलराइज्ड सेल। अब पोलराइज्ड सेल का मतलब समझो, पोलराइज्ड सेल का मतलब है वो सेल जो, इसके इंटेस्टाइन का एग्जाम्पल लेके चलो, ये आपका इंटेस्टाइन मान लो, इंटेस्टाइन की जो ये इनर लाइनिंग है ना, ये जो इपीथीलियम है इंटेस्टाइन की, तो जस्ट इपीथीलियम वाली सेल्स, जो इपीथीलियम की जो सेल्स हैं, देखो इपीथीलियम पे जूम करता हूँ, इपीथीलियम की सेल्स हैं, ठीक है ना। और ये रहा हमारा ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, ठीक है, खाली जगह इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये सेल इपीथेलियल की वो सेल का भी वो सरफेस जो ल्यूमेन की ओर फेस कर रहा है, ये सरफेस सेल की ये सरफेस जो ल्यूमेन को फेस कर रही है, ये वाली सरफेस नहीं, ये सरफेस नहीं जो अदर टिश्यू को फेस कर रही है ना, सेल का वो सरफेस जो ल्यूमेन की ओर फेस कर रहा है, ऐसे उस फेस को हम बोलते हैं अपाइकल साइड, और इस सेल्स को बोलेंगे हम पोलराइज्ड सेल्स। तो अब ये आपको सेल्स इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकती हैं, ये सेल आपको आरबीसी की सेल्स हो सकती है, ठीक है ना, आरबीसी की सेल्स हो सकती हैं, ये सेल्स आपको ईसोफेगस में देखने को मिल सकता है, ठीक है, आपको स्टमक में देखने को मिल सकता है। सो डेट ये यहाँ पे लाके आप जोड़ोगे इस प्रोटीन को, इस जीपीआई एंकर से जुड़े प्रोटीन को यहाँ पे आके जोड़ोगे, यहाँ पे लाके जोड़ोगे,
तो ये क्या करेंगी, ये सिक्रीशन कर सकती है, ठीक है ना, ये सिक्रीशन में रोल प्ले कर सकती है। ओके, तो हमने देख लिया हाँ, जिस प्रोटीन जीपीआई एंकर से जुड़ा जो प्रोटीन है, जीपीआई एंकर, जिस प्रोटीन से जीपीआई एंकर जुड़ा गया है उसको बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्लाइपिएटेड प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन को कहाँ पे टारगेट कर दिया जाता है, अपाइकल साइड ऑफ पोलराइज्ड सेल। मैंने पोलराइज्ड सेल समझाया और उसका अपाइकल साइड भी समझा दिया। द बेसिक स्टेप इन एक्विजिशन ऑफ जीपीआई एंकर, जीपीआई एंकर को प्रोटीन से जोड़ने के लिए देखो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें जीपीआई एंकर चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ जीपीआई मायोटी, जीपीआई एंकर बनाओ, सबसे पहले तो जीपीआई एंकर का फॉर्मेशन करो, ठीक है ना। देन प्रोसेसिंग ऑफ नेशन पॉलीपेप्टाइड चेन, आप प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओ, ठीक है ना, प्रोटीन बनाओ बेसिकली। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओ, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओ, तो जो हम ट्रांसलेशन के द्वारा बना भी लेंगे, ठीक है ना। जीपीआई एंकर बना लिया, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया, लास्ट में क्या करना है, कोवेलेंटली दोनों को अटैच कर देना है। जीपीआई एंकर को पॉलीपेप्टाइड चेन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच कर देना है, सिंपल सी बातें। तो ये 3 प्रोसेस हैं क्या, एक्विजिशन ऑफ जीपीआई एंकर टू प्रोटीन, ठीक है ना। The structure of a representative GPI anchor protein is given in figure 8.11। 8.11 में एक GPI एंकर दिखाया गया है। ये रहा आपके पास GPI एंकर जो सेल सरफेस, जो आपके पास सेल सरफेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको सेल, ये सेल्स की सरफेस है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन है। और ये दिख रहा है आपको प्रोटीन, प्रोटीन जुड़ा है GPI एंकर से, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। और ये जो GPI एंकर है ये जुड़ा हुआ है हमारे सेल मेम्ब्रेन से। It is known that abnormality in GPI synthesis और attachment, GPI एंकर की सिंथेसिस में कुछ दिक्कत आ जाती है, उनके अटैचमेंट में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिनके वजह से क्या होती है, इम्प्लीकेशन आ जाती है, कुछ डिजीज़ कॉज करता है ये, ठीक है ना। जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली कुछ जीन्स होती हैं, ठीक है ना, कुछ जीन्स होती है, उनमें क्या हो जाता है, उनमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना, कुछ जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन के कारण जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है ना। तो जीपीआई एंकर की सिंथेसिस है तो उसके अटैचमेंट में प्रॉब्लम अगर आ रही है, ठीक है ना, तो कुछ डिजीज आती है। तो एक डिजीज ऐसे ही एक डिजीज है PNH, पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूरनल हीमोग्लोबिन्यूरिया, अजीब सा नाम है, ठीक है ना। आप इसको PNH के नाम से पॉपुलरली ये जाना जाता है। तो PNH डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है ना। अब ये डिजीज़ क्या है, देखो ये एक ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, आपके पास जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में दिक्कत आ जाती है, जीपीआई एंकर सही ढंग से बन नहीं पाता, ठीक है ना। और ये कारण, ये क्यों होता है, क्यों ढंग से नहीं बन पाता, एक जीन होती है जिनमें म्यूटेशन हो जाता है, उस जीन में म्यूटेशन के कारण जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है। अब जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जीपीआई एंकर प्रोटीन से नहीं जुड़ पाएगा, और फाइनली प्रोटीन, जो प्रोटीन है और जो जीपीआई एंकर है वो जाके हमारे पास ब्लड सेल से आरबीसी की सरफेस से नहीं जुड़ पाएंगी, ठीक है ना। जब ये आरबीसी की सरफेस से जुड़ती थी ना, जब ये जीपीआई एंकर और जो प्रोटीन है वो आरबीसी की सरफेस से जुड़ती थी, तो क्या होता था, आरबीसी को एक क्या बोल सकते हो, उसको इम्यूनिटी मिलती थी, ठीक है ना, सो डेट वो फाइट कर सके हमारे इम्यून सिस्टम से। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अगर ये चीज़ नहीं जुड़ा है, अगर ये प्रोटीन जीपीआई एंकर के थ्रू हमारे आरबीसी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम इन आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। तो क्या होता था, जो प्रोटीन है वो जीपीआई एंकर के थ्रू जुड़ता था हमारे आरबीसी से, और ये हमें क्या करता था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के से लड़ने के लिए, सो डेट हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही ना नुकसान पहुंचा जाए, ठीक है। तो ये हमें इम्यूनिटी देता था, सिंपल सी बात बोल सकते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था। बट जब ऐसा नहीं हो पाता है, जब जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में दिक्कत आ रही है, तो प्रोटीन से क्या अटैचमेंट करेगा, तो प्रोटीन से अटैच नहीं हुआ तो वो प्रोटीन आके यहाँ से कैसे अटैच होगा आरबीसी से, तो नहीं हो पाएगा तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम इन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपको सिंपल सी बात याद रख लेनी है, PNH करके कोई एक डिजीज़ है, ठीक है ना, जो जीपीआई एंकर की सिंथेसिस और उसके अटैचमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हाँ, जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाए
या उनके अटैचमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है। हाँ, तो इसमें और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है। और यहीं पे हमारा ये लेक्चर, हाँ, ये हमारा यूनिट कंप्लीट होता है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग 1। अब इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं बेसिकली एमसीक्यू में, वो आप आई होप आप खुद से कर लोगे, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2 में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जांपल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, एग्जांपल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिजीज़ के नाम याद करो कि हाँ ये डिजीज़ होता है, बस हाँ आप ये बोल सकते हो कि हाँ अगर कुछ ऐसा घटना घटता है, ठीक है ना, अगर जीपीआई एंकर की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाती है या उसके अटैचमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये कुछ डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको एग्जांपल्स याद हैं तो और अच्छा है, और अच्छा है कि आप जब क्वेश्चन लिखोगे, जब आप आंसर दोगे क्वेश्चन का, तो आप हाँ वहाँ पे अपने क्या कर सकते हो, आप एग्जांपल के तौर पे डिजीज़ के नाम बता सकते हो। अगर नहीं भी डिजीज़ के नाम याद है तो आप सिंपली बोल सकते हो हाँ, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है, जीपीआई एंकर के सिंथेसिस में दिक्कत आती है, उसके अटैचमेंट में दिक्कत आती है, तो ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम बात करेंगे प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2 के बारे में। ठीक है, बाय।